गायत्री मंदिर बेगूसराय में प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के संचालक मनीष जी, उनके सभी साथी, यहाँ उपस्थित लेट्स इंस्पायर बिहार के चीफ कोऑर्डिनेटर जो आरा से आए हैं राहुल सिंह जी, प्रभाकर राय जी, मृणाल भारद्वाज जी, शेखपुरा से आए कृष्णा जी, खगड़िया अध्याय से जुड़े हमारे कोऑर्डिनेटर जो पीछे बैठे हैं नयन जी, वो खड़े हो जाइए नयन जी, बैठे, और सभी प्रिय युवा साथियों, बेगूसराय के स्वजनों, पहली बार निश्चित बेगूसराय के प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में आना हुआ है, लेकिन गायत्री परिवार से, अखंड ज्योति से, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना से बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है। बहुत छोटा था उस समय, पिताजी की पोस्टिंग गुवाहाटी रिफाइनरी में थी, तभी से अखंड ज्योति से जो साथ बना आज भी यथावत है, पढ़ता रहता हूँ। और उसी कड़ी में जब सेवा में आया, प्रभाकर जी ने बताया किस प्रकार, किस चिंतन के साथ, किस सोच के साथ, किस संकल्प के साथ इस सेवा में आया था। जब पटना का सिटी एसपी था तो पहली बार वर्ष 2006 में गायत्री मंदिर पटना से जुड़ा। इसी प्रकार से उस समय भी युवाओं के लिए सत्र होते थे, उसमें मैं भी भाग लेता था। उसके बाद जहाँ भी पोस्टिंग हुई, चाहे रोहतास हुई तो सासाराम में भी उसी प्रकार से गायत्री मंदिर से जुड़ाव रहा, बगहा में भी रहा। पिछले वर्ष खगड़िया आए थे तो खगड़िया में भी गायत्री मंदिर निश्चित गया था, और आज आपके बीच हूँ। जिस अभियान के बारे में प्रभाकर जी, मनीष जी बता रहे थे, लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, इसकी संकल्पना भी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना में ही हुई। वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, और कैसे हुई आप देख सकते हैं। पूरे बिहार से उस वर्ष 2021 के 12 जनवरी को जब हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, तो संबोधन के लिए मुझे बुलाया गया था। इससे पहले सफलता के सूत्रों पर, अलग अलग विषयों पर संबोधित करता रहा, लेकिन इस बार कोरोना का पहला फेज बीत चुका था और हम लोग गायत्री शक्तिपीठ में थे। अनेक नियम भी थे जो व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर रहे थे, बैठने में भी समस्या थी, लेकिन लोग उपस्थित थे, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से थे। और तब संबोधन जब मैंने प्रारंभ किया तो मन में एक प्रकार का भाव कि बिहार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। इसी को जब मैंने पूछना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने पूछा, जब बिहार के अतीत के बारे में सोचते हो तो कैसे भाव मन में आते हैं। तो हर व्यक्ति जो उस सभागार में था, आप देख सकते हैं वीडियो में, बड़े उत्साह के साथ कोई बताए कि नालंदा विश्वविद्यालय, कोई चाणक्य का स्मरण करे, कोई चंद्रगुप्त का स्मरण करे, कोई बताए कि वेदांत की भूमि थी, महर्षि याज्ञवल्क्य की भूमि थी, यहाँ गार्गी रहीं, मैत्रेयी रहीं, यही भूमि थी जहाँ कभी सम्राट अशोक रहे। बड़े अच्छे भाव, ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि। लेकिन तो वहीं जब प्रश्न हुआ कि वर्तमान को देखते हो तब कैसा भाव जगता है, उत्साह एकाएक कम। वर्तमान को देखते हैं तो बड़े चिंता होती है। हम बटे हुए हैं, जातियों में समाज इस प्रकार बटा है कि आपस में संघर्ष कर रहे हैं, पिछड़ गए हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो वर्तमान के जो भाव थे लगभग, और ऐसे में जब मैंने पूछा कि भविष्य बिहार का कैसा होगा, तो सबने कहा कि बड़ी निराशा है कि जब वर्तमान ऐसा है तो भविष्य कैसा होगा। तो अपने गायत्री मंदिर कंकड़बाग, उसी में इस प्रकार से बातें हो रही थी। और तब मैंने पूछा कि कितने लोगों के मन में विश्वास है कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा।
तो उस पूरे सभागार में झिझकते हुए 3 हाथ उठे और तीनों से जब मैंने प्रश्न किया कि जब पूरे सभागार में किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि बिहार का भविष्य उज्जवल है, तो आपके मन में इस प्रकार की भावना कैसे जगी? और तीनों का उत्तर वही था, जब हमारे पूर्वज उस समय जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, आज की तरह सूचना के तंत्र नहीं थे, तब ऐसा कर सकते थे, अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकते थे। यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से बहुत पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सकते थे। तो क्षमता तो हम में है, उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज, क्षमता तो है, लेकिन हम क्षमता भूल गए। यदि उस क्षमता को हमने स्मरण कर लिया, उसके अनुसार आचरण हमने करना प्रारंभ कर दिया, निश्चित हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और लगभग यहीं से मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसे अभियान को प्रारंभ किया जाए जो व्यापक हो, केवल बिहार में ही नहीं हो, ऐसे लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, अनेक कारणों से रहते हैं, उनको भी जोड़ा जाए, जो विदेशों में रहते हैं उनको भी जोड़ा जाए, और बिहार के हर गांव में, हर पंचायत में जो रहता हो उसको भी जोड़ा जाए। ऐसे लोगों को जिनके मन में बिहार को कुछ देने की कल्पना है, जो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार का बदलता हुआ परिदृश्य देखें। निश्चित है कि वर्तमान को देखकर हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, परंतु चिंतित होने से क्या होगा? चीजें बदलेंगी क्या? लेकिन यहीं पर यदि हम सोचते हैं कि भाई कोई दूसरा आदमी आएगा, अचानक आकर चीजों को बदल देगा, तो ऐसा कभी हुआ है क्या? कैसे बदलती हैं चीजें? सबसे पहले हम स्वयं से प्रारंभ करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति से श्रृंखला शुरू होती है। समाज को हानि दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। अच्छे लोग यदि जुड़ गए, संगठित हो गए और मिलकर कुछ प्रयास करने लगे, निश्चित है कि चीजें बदलेंगी। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें आज लगभग 62,000 लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़े हैं। अनेक लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। स्वैच्छिक अभियान है, ऐसा अभियान है जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग जुड़ें और बिहार को कुछ दें। महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुड़ी, अलग अलग जिलों में, जैसे निःशुल्क पाठशाला प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ की है, वैसे ही उसी रूप में गार्गी पाठशाला चल रही है जिसमें महिलाएं पढ़ाती हैं गरीब बच्चों को, वैसे बच्चों को जो बस्तियों में रहते हैं, वंचित हैं। प्रयास वही है कि समाज समतामूलक तभी होगा जब जो सक्षम हैं उनके द्वारा उनका सहयोग हो जिनको आवश्यकता है। इस अभियान की परिकल्पना क्यों हुई? जिस समय न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, क्या कारण था कि बिहार से ही अखंड भारत बना? कहीं और से भी बन सकता था। यदि इस भाव को हम समझ गए कि जब कुछ नहीं था तो हम क्यों उत्कर्ष पर थे, तो निश्चित है उत्कर्ष पुनः प्राप्त होगा। और उत्कर्ष का कारण क्या था? कहीं और से तो हो ही सकता था, विश्वविद्यालय कहीं और भी बन सकते थे। सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में था, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, उसके अवशेष हैं। लेकिन उससे बड़ा विश्वविद्यालय यदि कहीं बना जिसमें विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे, तो अपने बिहार की भूमि में ही स्थापित हुए। कल भी G20 समिट में आप लोग देख रहे थे किस प्रकार इतने राष्ट्राध्यक्ष आए थे और नालंदा सबको स्मरण कर रहा था सोए हुए सिंह का, जिसको कवि सम्राट अशोक के स्तंभ पर विद्यमान पाते हैं, जिसमें दृष्टि थी, जिसमें क्षमता थी पूरे विश्व को प्रकाशित करने की, आलोकित करने की, मार्गदर्शन देने की। कारण क्या था? यदि देखते हैं तो हम पाएंगे, अध्ययन करेंगे, तो सबसे प्राचीन काल में जब ज्ञान का उदय हुआ, पूरी मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है कि नहीं? वेदों से ही परंपरा प्रारंभ हुई, वेदों से चिंतन को हमने श्रुति के रूप में ग्रहण किया और आगे बढ़ते रहे। एक समय ऐसा आया जब लगा कि वेदों का भी अंत हो गया, ज्ञानों का जो भंडार था उसका उत्कर्ष प्राप्त हो गया। हमने कहा वेदांत, उपनिषद कैसे संभव हुआ? जब गुरु और शिष्य समीप बैठे और आपस में विमर्श करने लगे तो श्रुति से आगे हम पहुंचे। श्रुति को तो हमने ग्रहण किया था जो ईश्वरीय संदेश था, लेकिन जब श्रुति को हमने ग्रहण किया और समझा, तब एक समय ऐसा आया
जब वेदों को पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? वेदों में पाते हैं हम ईश्वर की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें उनसे सामीप्य अनुभव करते हैं जब यज्ञ कुंड में बुलाते हैं। और एक प्रकार का रहस्य भी है, जब हम स्मरण करते हैं और सोचते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, नासदीय सूक्त पढ़ते हैं तो सोचते हैं क्या था, कब था, किसने ढका था उस पल को जब सृष्टि की रचना हुई थी, वो परम तत्व कैसा था। और सोचते हैं तो पाते हैं, उसी में उत्तर भी मिलता है कि वह परम तत्व के मन में एक इच्छा, एक कामना से ही इस पूरे सृष्टि की रचना हुई। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो उस परम तत्व को अपने से हम दूर भी पाते हैं। हमें लगता है कि परम तत्व जो था जिसने सबकी रचना की, हम में है या नहीं, इस प्रकार का एक द्वंद्व है। हम कहते हैं दूर है लेकिन समीप दिखता है, लेकिन वास्तविक परिणति तब हुई जब बिहार में ऋषि ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। यही मंत्र इस पूरे अभियान का आधार है। यही मंत्र ऐसा मंत्र है जिसको यदि हमने ग्रहण कर लिया तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। क्यों? यदि किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो क्या किसी व्यक्ति को हम पूर्ण कहेंगे? क्या कहेंगे किसी व्यक्ति में हर गुण है, कोई कमी नहीं है? कहेंगे या नहीं? कोई किसी व्यक्ति को जानते हैं जो पूर्ण हो? किसी को जानते हैं क्या? पक्का? कोई व्यक्ति है जो पूर्ण है? पक्का? सोच लीजिए। किसी व्यक्ति को जानते हो, यहां नहीं बैठा हो, कहीं हो सकता है मटिहानी में हो सकता है मंझौल में हो, जो पूर्ण है क्या? या पटना में हो? जो भी व्यक्ति है उसमें कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है ही, तभी तो हम कहते हैं कि व्यक्ति। लेकिन ऋषि की दृष्टि क्या थी? प्राचीन बिहार के ऋषि की दृष्टि थी जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तात्पर्य क्या था? यदि किसी सोने के टुकड़े को हम खंडित करते हैं छोटे छोटे भागों में, तो जो छोटा कण होगा उसमें क्या गुण होते हैं? सोने का। तो वैसे में कितने लोग सुने हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है कहते हुए, या सुने हैं ना कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? और यदि सुने हैं और मानते हैं कि जो कहने वाला था झूठ नहीं बोलता है, हम में भी उस परम शक्ति का अंश है, तो परम शक्ति के गुणों को यदि स्मरण करेंगे, जो परम तत्व है उसकी क्षमता क्या है? अनंत। परम शक्ति की क्षमता को न किलोमीटर में न किलोग्राम में बता सकते हैं क्या? असीम, अनंत। और यदि असीम और अनंत का एक तत्व, अंश आपके अंदर स्थापित है, विद्यमान है, तो आपकी क्षमता क्या हुई? असीम को हम कितना भी विभाजित करेंगे तो छोटा जो अंश होगा क्या होगा? इन्फिनिटी को कितना भी डिवाइड करोगे क्या निकलेगा? तो वैसे में हर व्यक्ति जो यहां बैठा है, बरौनी कॉलेज में बैठा है, कहीं बैठा हो, उसकी क्षमता क्या हुई? असीम हुई ना। और जब असीम शक्ति का स्वामी कहे कोई लक्ष्य कठिन है, तो क्या कहेंगे? जिसकी क्षमता असीम हो उसके लिए कोई लक्ष्य कठिन है क्या? तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिसके अंदर समस्त सृष्टि को संचालित करने की शक्ति समाहित हो, वैसा व्यक्ति यदि कहता है कोई लक्ष्य कठिन है, तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। और यदि हम किसी समस्या से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, और समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास करते हैं तो हर व्यक्ति में वह क्षमता, जो ईश्वरीय क्षमता, वो तो विद्यमान है। आप खुद देख लीजिए, आप स्वयं देखेंगे, आप पढ़ते हैं, मन में कुछ संकल्प लेते हैं, आप सोच लीजिए कि सुबह 5 बजे उठना है, तो घड़ी के अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप उठते हैं। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। उसी प्रकार का संकल्प यदि आप अपने व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में, कुछ उद्योग के विकास में जो आप चाहते हैं करना, एक लक्ष्य तय करके करते हैं, असफलता कभी नहीं मिलेगी। सफल होंगे, लेकिन पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए, निष्ठा के साथ लगनी चाहिए। और बिहार को भी यदि बदलना है तो
ऐसे लोगों को साथ में जोड़ना होगा जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। अनेक लोग हैं जो बिहार में, आज बिहार की स्थिति क्यों हुई, जब भूमि में वेदांत की ऐसी दृष्टि आ गई जिसमें हर व्यक्ति में पूर्णता हम देखने लगे, तभी तो चारों महावाक्य वैसे आए। तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। सब में वही दृष्टि, वही एकत्व का भाव, एक मतैक्य का भाव जिस भूमि पे उत्पन्न हुई, वही भूमि तो श्रेष्ठ भूमि के रूप में उत्कर्ष को प्राप्त की। तभी तो बिहार में यदि भेदभाव देखें तो प्राचीन समाज में भेदभाव हर समाज में रहे हैं, भारत में भी रहे, विश्व में भी रहे, लेकिन बिहार यदि आगे गया और बिहार उस रूप में विश्व गुरु के रूप में जाना गया तो कारण स्पष्ट था, भेदभाव से परे हम सोचने लगे थे। मगध के उदय को देखिए तो देखेंगे नंद वंश का उदय हुआ था। नंद वंश सबसे निम्न वर्ग से आता था। उस काल में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है। हम अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे, बड़ा सोचने वाले लोग थे। उस काल में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजा चुना जा सकता है। लेकिन वैशाली में उस वज्र महाजनपद जिसकी सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी, 7,707 गणराजा चुन के आते थे, बिना माइक के वैशाली के संथागार में संबोधित होते थे और मिलकर एक मत के साथ अपने गणाधिपति को चुनते थे। कैसा सहयोग रहा होगा हमारे पूर्वजों का, आप सोच सकते हैं। आज इतने लोगों को बिठा दीजिए और कोई विषय दे दीजिए, मतैक्य नहीं होगा। हम विवाद करते रह जाएंगे, विमर्श करते रह जाएंगे, लेकिन सहमति नहीं बन पाती। लेकिन उस प्राचीन काल में बिना संसाधनों के यदि हम कर पा रहे, तभी तो उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे थे। बिहार में आज आवश्यकता है कि हम पुनः उसी भावना को धारण करें जो कहीं और नहीं थी, हमारे पूर्वजों में थी। जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर जब तक चिंतन नहीं करेंगे, उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम संघर्ष करते रहेंगे जातियों के नाम पर, तो एक जैसे साधारण रथ जिसको 4 पशु खींचते हों, यदि चारों पशु अलग अलग दिशा में ले जाना चाहेंगे तो रथ चलेगा क्या? ऐसा रथ चल सकता है क्या? और समाज में यदि हम संघर्ष करते रहेंगे आपस में, जातियों के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम पर, तो समाज की स्थिति क्या होगी? समाज आगे बढ़ेगा क्या? तो वही दुर्गति तो बिहार की आज हुई है। आज भी आप देखेंगे अनेक लोग हैं जो बिहार में उस प्रकार के संघर्ष को उत्पन्न करने में हर पल प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ से सिद्ध होते हैं। लेकिन यदि बिहार का उत्कर्ष चाहते हो तो समझना होगा कि बिहार का मित्र कौन है, शत्रु कौन है। और एक बार जग गए तो कार्य वहीं समाप्त नहीं होता, औरों को भी जगाना होगा। सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत तो सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वरीय शक्ति के पुंज सर्वत्र विद्यमान है। आवश्यकता केवल आवाहन की है। जग गए तो जो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि बेगूसराय यदि जग गया तो निश्चित न केवल बिहार, पूरे भारत को जगा देगा, विश्व को जगा देगा। तो कल्पना तो वही है। जगने का मतलब क्या है? अपने सत्य को पहचानना, हम क्या थे, हम कौन हैं, हम क्यों हैं। और यदि हम समझ गए कि हम क्यों थे, हमारी क्षमता क्या है, तो एक व्यक्ति में कितनी शक्ति हम समझ सकते हैं। लेकिन इतनी क्षमता होने के बाद हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता? यदि क्षमता असीम है तो हर व्यक्ति को सफल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्यों ऐसा होता है कि हर व्यक्ति सफल नहीं होता? याद कर लीजिएगा इस बात को जो कह रहा हूं। एक तो मैंने बात कही कि हर व्यक्ति में क्षमता असीम है, हर व्यक्ति में पूर्णता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले प्रकार के लोग काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। कोई कार्य हो उसके प्रति ऐसा भय होता है, मन में संशय होता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुरू ही नहीं करेंगे। अब जब आरंभ नहीं हुआ तो लक्ष्य कहां मिलेगा? मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। कार्य का आरंभ तो किया, पढ़ना भी शुरू किया, कुछ प्रयोजन के साथ चले, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत, कुछ प्रतिकूल सी दिखी, छोड़ दिया कि भाई मेरे बस का नहीं है। डिजायर था, इच्छा थी, डेडिकेशन भी थी, लेकिन एक समय के बाद टूट गए, तो कहां लक्ष्य मिलेगा? पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। यदि लक्ष्य पर चलना है तो बाधाएं आएंगी, अनेक परिस्थितियां घर में आएंगी, पड़ोस में आएंगी, आपको विचलित करेंगी, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दिनकर जी ने कहा था, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है,
थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, अनल अक्षरों से लिखा जा चुका है इतिहास तुम्हारा। आकर इतने पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो मन में यदि संकल्प सुदृढ़ है, जिद है कि प्राप्त तो करना है, तो मार्ग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ध्येय कुछ भी हो, क्षमता तो असीम है, उस क्षमता का बस प्रयोग करना है, सही दिशा में करना है। और राष्ट्र निर्माण में यदि हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार बदले, कौन बदलेगा? कोई दूसरा आएगा क्या? प्रारंभ कहां से होता है? कहां से होता है? तो आप बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? लेकिन सबसे पहले स्वयं स्थापित हो जाइए परिश्रम के साथ। कोई व्यक्ति यदि स्वयं स्थापित नहीं है, परिश्रम के साथ स्थापित नहीं होता है, तो समाज को भी दे नहीं पाएगा। परिश्रम कीजिए, क्षमता असीम है, लक्ष्य तय कीजिए और लक्ष्य ऐसा तय कीजिए जो सुनिश्चित हो। आज युवावस्था है, कोई शिल्पकार भी उसके मन में कोई आकृति बनाने का लक्ष्य हो, छेनी हथौड़ी लेकर प्रारंभ होता है, बनाता जाता है। प्रारंभ में यदि कोई गलती हो गई, सुधार हो सकता है, लेकिन यदि उस पत्थर ने एक आकृति का कुछ रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया और लगभग एक आकृति बन गई, और तब शिल्पकार को लगे कि भाई ये तो जो मैं सोचता था वैसा नहीं बन रहा है, इसमें परिवर्तन करना होगा, तो जिस पत्थर ने कुछ आकृति का रूप गढ़ लिया हो, उस पत्थर को यदि शिल्पकार चाहे भी तो बदल पाएगा क्या? तो युवावस्था के बाद के जीवन का भविष्य जो है कुछ ऐसा ही है। पल पल पर सतर्क भी रहना होगा, मूल्यांकन करना होगा, चिंतन करना होगा, देखना होगा कि जो लक्ष्य को लेकर चले थे क्या वास्तव में अभी भी हम बिल्कुल केंद्र पर हैं, सही मार्ग पर हैं। भटकाव आएंगे, विचलित करेंगे, लेकिन भटकना नहीं है। और इस ध्येय के साथ यदि चले निश्चित सफल होंगे। और बिहार यदि बदलना है तो जो बातें मैंने कही, कोई दूसरा नहीं आएगा, स्वयं जगना होगा। और स्वयं अगर जगते हैं तो केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहना होगा। यदि मैं स्वयं तक सीमित हो जाता तो मैं तो आज आराम से पटना में आराम कर रहा होता। क्या आवश्यकता है कि बिहार में हर शनिवार हर रविवार घूम घूम के सब जिले में आईजी हूं, आराम से रहते, घर में सोते आराम से, कौन पूछने वाला है? विरोध भले लोग करते हो कि भाई क्यों घूमते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला तो नहीं भाई क्यों आप आराम करते हो। अच्छे काम करोगे लोग विरोध करते हैं, लोगों के मन में लगता है इसका कोई स्वार्थ होगा, निश्चित स्वार्थ होगा। कुछ लोगों ने पूछा आपके क्या स्वार्थ है, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा यदि भूमि का उत्कर्ष चाहना स्वार्थ है तो मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूं। मन की प्रेरणा जब शुद्ध होती है, मन से मन को जोड़ती है। और यही कारण था कि आचार्य चाणक्य अपने जीवन काल में उस अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके। उनका मन शुद्ध था। मन में यदि उनके अपने लिए कोई स्वार्थ होता कि मुझे ऐसा करना है, कभी नहीं कर पाते। लेकिन मन में स्वार्थ यही था कि भूमि का उत्कर्ष हो, भूमि एकजुट हो, तभी अलग अलग राजाओं को, अलग अलग गणराज्यों को जोड़ने में सफल हो सके और उस अखंड भारत को स्थापित कर सके, जो केवल 1-2 वर्षों तक स्थापित नहीं रही, सैकड़ों वर्षों तक रही। उसके शौर्य को पूरा विश्व जानता रहा, उसके ज्ञान को पूरा विश्व जानता रहा, उसकी उद्यमिता ने प्रेरणा का प्रसार किया। तो यदि बिहार बदलना चाहते हैं तो आप तो अपने जिले के हैं, मेरा अधिकार भी बनता है। कैसे बदलेगा? कौन बदलेगा? बदलिएगा ना, पक्का आप लोग? इसी बिहार में कभी हमने विदुषी गार्गी व चकनवी को भी देखा है। पूरे विश्व में महिलाओं की आवाज कहीं प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन यदि अपने शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं एक महिला में सामर्थ्य था। जब पूरे भारतवर्ष के विद्वान एकत्रित हुए थे, संतुष्ट नहीं थी, उन्हें लगा कि इनको अब सबसे बड़ा विद्वान चुन रहे हैं, विद्वान है या नहीं, परीक्षा मैं लूंगी। और तब विद्वतापूर्वक उन्होंने चुनौती दी, और तो उसके बाद ही याज्ञवल्क्य को सबसे बड़ा विद्वान माना गया। अनेक परंपराएं हैं, आप आदिशंकर को भी याद करेंगे तो विद्या भारती को हम स्मरण करते हैं किस प्रकार उन्होंने चुनौती दी थी। उस परंपरा के हम वाहक हैं।
और जिस काल में, प्राचीन काल में ऐसा उत्कर्ष देखा हो, उसका भविष्य कैसा होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार। बोलेंगे, मैं बदलूंगा बिहार। ठीक है, मैं करूंगा, समझ लीजिए क्या बोलना है। मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, यही बोलेंगे। ठीक है, मैं बदलूंगा। अरे बेगूसराय में इतनी आवाज। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार। मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धन्यवाद।